हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बायोलॉजी का लेसन चल रहा था एंजाइम। ठीक है बच्चों, उसमें कल हमने डिस्कस किया था एंजाइम के विशिष्ट गुणों को। किसको? एंजाइम के विशिष्ट गुणों को। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं या ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले कारक है टेम्परेचर या तापमान। टेम्परेचर या तापमान। तो अब देखते हैं कि तापमान एंजाइम की क्रिया को या अभिक्रिया की क्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जो एंजाइम होते हैं वो तापमान में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो तापमान में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान परास में, 25 से 35 डिग्री तापमान परास में या इस तापमान के क्राइटेरिया में, इस तापमान के परास में सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, लेकिन जब तापमान इससे अधिक होता है, जब तापमान बढ़ता है, तो वह तापमान एंजाइम की क्रिया पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। क्या डालता है? विनाशकारी प्रभाव। ठीक है, अब जो ये अनुकूलतम तापमान है एंजाइम की क्रिया के लिए, जो अनुकूलतम तापमान कितना, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, इस अनुकूलतम तापमान परास में जब हम तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि करते हैं, जब हम 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, जैसे 25 डिग्री से 35 डिग्री किया, तो इस अनुकूलतम तापमान परास में हमने कितनी वृद्धि की? 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की, तो एंजाइम की क्रिया 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। एंजाइम की क्रिया 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जब हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक तापमान हो जाता है, तो एंजाइम क्या हो जाता है? एंजाइम में विकृतीकरण हो जाता है। एंजाइम में विकृतीकरण, या ये कहें कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है, स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है। सक्रिय स्थल की स्ट्रक्चर जो है एक्टिव साइट की, वो बिगड़ जाती है, जिससे अभिकारक उससे जुड़ नहीं पाते। तो 35 डिग्री से अधिक तापमान करने पर एंजाइम विकृतीकरण होता है, जिससे अभिक्रिया की जो गति है या अभिक्रिया की जो दर है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन और अधिक तापमान अगर हम बढ़ाएं, और अधिक तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अभिक्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि एंजाइम पूरी तरीके से विकृत हो जाते हैं और एंजाइम पर पाए जाने वाले जो सक्रिय स्थल है उस पर अभिकारक नहीं जुड़ पाते। ठीक है, इसको एक ग्राफ के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ हमने दिया है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर, इस साइड दिया है एंजाइम की क्रिया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंजाइम की क्रिया भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, कहाँ तक बढ़ी? 35 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ी। ठीक है, अब 35 से जब ज्यादा करते हैं टेम्परेचर, तो अभिक्रिया की दर धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। ठीक है, और जब और अधिक तापमान बढ़ाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि अभिक्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अभिक्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से जो तापमान है वो एंजाइम की क्रिया पर इफेक्ट डालता है। ठीक है बच्चों, अगला है आधारीय या क्रियाकारक की सांद्रता। जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में जो अभिकारक है उनकी सांद्रता भी प्रभाव डालती है। किस पर? एंजाइम की क्रिया पर। कैसे डालती है? तो देखिए, अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिक्रिया में क्रियाकारक या अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर एक सीमा तक एंजाइम की क्रिया क्या होती है? बढ़ती है। एक सीमा तक एंजाइम की क्रिया बढ़ती है तथा इसके पश्चात स्थिर हो जाती है। इसके पश्चात स्थिर हो जाती है। स्थिर क्यों हुई? कि भाई कोई भी अभिक्रिया में एंजाइम है, अभिकारक है। ठीक है, वो अभिकारक एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो जो खाली है सक्रिय स्थल, जो सक्रिय स्थल खाली है या जिन सक्रिय स्थल पर अभिकारक नहीं जुड़े हुए उन पर अभिकारक जुड़ जाते हैं। उस कंडीशन में एंजाइम की क्रिया क्या हो गई? या अभिक्रिया की दर क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन जब हमने सांद्रता अधिक बढ़ा दी अभिकारक की और सक्रिय स्थल एंजाइम के फ्री रहे नहीं, और तो अभिकारक वो जुड़ नहीं पाएंगे,
इस वजह से कांस्टेंट हो जाती है। अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर कब तक बढ़ेगी? जब तक अभिकारक को सक्रिय जो स्थल है या एक्टिव साइट है एंजाइम की मिलती रहेगी। लेकिन जब हम अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो सक्रिय स्थल है या एक्टिव साइट है वो फिर मिलेगी नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है या स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर एक सीमा तक एंजाइम की क्रिया बढ़ती है तथा इसके पश्चात स्थिर हो जाती है। इसके पश्चात स्थिर हो जाती है। ठीक है, एंजाइम की निम्न सांद्रता पर, एंजाइम की निम्न, ये तो बढ़ाने की बात की हमने। अगर अभिक्रिया कारकों की सांद्रता कम हो, क्रियाकारक की सांद्रता कम हो तो एंजाइम क्रिया की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंजाइम क्रिया की गति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सभी सक्रिय स्थलों पर अभिकारक अणुओं का संयोग नहीं होता है। सभी सक्रिय स्थलों पर सभी एंजाइम की सक्रिय स्थलों पर अभिकारक नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था क्रियाकारक की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित करती है एंजाइम की क्रिया को। अगला है हमारा सक्रिय कारक। तो कुछ रासायनिक पदार्थ या धातु होते हैं ऐसे जो एंजाइम की क्रिया को त्वरित करते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। ये जो रासायनिक धातु हैं या जो रासायनिक पदार्थ है कुछ, वो एंजाइम की क्रिया को क्या कर देते हैं? त्वरित कर देते हैं, एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 कारक थे किसको? एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले। अगले और भी कारक हैं जो आगे पढ़ेंगे अभी हम। एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाला अगला कारक है जल, वाटर। ठीक है, वो किस प्रकार प्रभावित करता है देखिए। तो एंजाइम की क्रिया सूखे बीजों में, ऐसे बीज जिनमें जल की मात्रा बहुत कम है या नहीं है, तो एंजाइम की क्रिया सूखे बीजों में बहुत कम होती है। सूखे बीजों में बहुत कम होती है। लेकिन जब वो बीज पानी के संपर्क में आता है, जब वो बीज जल के संपर्क में आता है तो एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एंजाइम की क्रिया बढ़ जाती है, अर्थात जल की उपस्थिति में एंजाइम सक्रियता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एंजाइम सक्रियता बढ़ जाती है। आगे बात समझ में कि जो सूखे बीज में जब एंजाइम की क्रिया हो रही है तो एंजाइम की क्रिया धीमी गति से होती है, लेकिन वही बीज जब जल के संपर्क में आता है तो एंजाइम की क्रिया बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जल की उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था जल का प्रभाव। अब बात करते हैं अगले कारक की, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। हाइड्रोजन आयन सांद्रता जिसे हम पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच। ठीक है, तो देखिए पीएच कैसे प्रभाव डालता है। तो एंजाइम की क्रिया पर पीएच मान का, अर्थात अम्लीयता या क्षारकता, अम्लता या क्षारकता, भाई 7 से ऊपर क्षारकता बढ़ेगी और 7 से नीचे जब आएगी पीएच तो अम्लता बढ़ेगी। ठीक है, तो एंजाइम की क्रिया पर पीएच मान का, अर्थात अम्लता या क्षारकता का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है देखो, तो जितने भी एंजाइम हो वो एक विशेष पीएच की सीमा में, जितने भी एंजाइम है वो एक विशेष पीएच की सीमा में कार्य करते हैं। ठीक है, और अधिकांश जो एंजाइम है वो कितने पीएच परास में? 5 से 7.5, 5 से 7.5 पीएच के मध्य दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं। दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं कितने पीएच परास में? 5 से 7.5। ठीक है, जैसे एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम दक्षता पूर्वक कितने पीएच पर काम करता है? 6.7 से 6.8 के मध्य, 6.7 से 6.8 के मध्य। लेकिन कुछ और भी एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम 8 से 11 पीएच मान पर अधिक दक्षता से कार्य करता है। ऐसे ही जो पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम कब काम करता है? जब उसको अम्लीय वातावरण मिलता है। अर्थात पेप्सिन कब एक्टिवेट होता है? जब पीएच का मान 1.5 से 2.5 के मध्य हो। ठीक है, तो ये प्रभाव है किसका? पीएच का एंजाइम की क्रिया पर। ठीक है, अगले कारक की बात करते हैं, एंजाइम सांद्रता की। अभिक्रिया में जब हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर में क्या परिवर्तन होता है या एंजाइम की क्रिया में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, पर्याप्त क्रियाकारकों की उपस्थिति में, ये बात आपको लिखनी है, पर्याप्त क्रियाकारकों की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति जो है वो एंजाइम की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। पर्याप्त क्रियाकारकों की उपस्थिति में, जब पर्याप्त क्रियाकारक है किसी भी रासायनिक क्रिया में, पर्याप्त क्या है? क्रियाकारक है, उस कंडीशन में जब हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं
तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है, अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। ठीक है बच्चों, अब एंजाइम की सांद्रता के बढ़ने पर अभिक्रिया की जो गति है या अभिक्रिया की जो दर है वो धीरे धीरे बढ़ती है तथा क्रिया कारकों की सांद्रता के सीमाकारी प्रभाव के कारण, ये बात समझना आप, सीमाकारी प्रभाव क्या होता है? सीमाकारी प्रभाव के कारण किसी एक बिंदु पर रुककर स्थिर हो जाती है, एक बिंदु पर रुककर स्थिर हो जाती है। अब देखिए, जब किसी भी रासायनिक क्रिया में पर्याप्त मात्रा में क्या है, अभिकारक है, उस कंडीशन में जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे जब हम एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाते जाते हैं तो एक स्टेज पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्रियाकारकों की सांद्रता के सीमाकारी प्रभाव के कारण, कि भाई आप एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रहे हो लेकिन अब इतने अभिकारक उस रासायनिक क्रिया में बचे ही नहीं कि वो जुड़ सके किस पर, एंजाइम के एक्टिव साइट पर। तो वो क्या हो गया, एक सीमाकारी प्रभाव हो गया, किसका? क्रियाकारकों की सांद्रता का। कि आप एंजाइम की कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक फ्री है ही नहीं जो जुड़ सके किसमें, एक्टिव साइट पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की जो गति है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है या स्थिर हो जाती है। वो क्या कहलाता है, क्रियाकारकों की सांद्रता का सीमाकारी प्रभाव। तो जब धीरे धीरे जब हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु पर क्रियाकारकों की सांद्रता के सीमाकारी प्रभाव के कारण जो अभिक्रिया की दर है वो एक बिंदु पर रुककर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम की सांद्रता प्रभाव डालती है किस पर, एंजाइम क्रिया पर। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। तो अगला कारक है एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाला अंतिम उत्पाद की मात्रा या अंतिम उत्पाद की कंसंट्रेशन या सांद्रता। तो अब हम देखेंगे कि जो अंतिम उत्पाद की सांद्रता है वो किस प्रकार एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करती है। अब हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया होती है तो अभिकारक किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में। किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में। अब जैसे जैसे उत्पाद बढ़ता जाएगा या जैसे जैसे उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंजाइम की सक्रियता क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो अंतिम उत्पाद की मात्रा अधिक होने पर एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है, एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है। या ये हम कह सकते हैं कि अंतिम उत्पाद की जो मात्रा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है कौन, एंजाइम की क्रिया। कि जैसे जैसे अंतिम उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी एंजाइम सक्रियता कम होगी। इसे हम क्या कहते हैं, पुनर्निवेशन संदमन। क्या कहते हैं, पुनर्निवेशन संदमन। ठीक है बच्चों, तो अंतिम उत्पाद की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अंतिम उत्पाद की मात्रा प्रभावित करती है किसको, एंजाइम की क्रिया को। अगला कारक है एंजाइम निरोधक। कि अब देखेंगे कि एंजाइम निरोधक कैसे प्रभावित करता है। तो एंजाइम निरोधक पदार्थ होते हैं, तो पहले उनकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि एंजाइम निरोधक कहते किसे हैं। तो वे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को, एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम निरोधक। क्या कहलाते हैं, एंजाइम निरोधक। अब ये एंजाइम निरोधक कैसे उत्प्रेरण क्षमता को कम करते हैं, तो जो एंजाइम निरोधक पदार्थ है वो सामान्यतः एंजाइम के सक्रिय स्थलों से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं और उन एक्टिव साइट को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, उन एक्टिव साइट को निष्क्रिय कर देते हैं। और निष्क्रिय करने से अभिकारक जुड़ेगा नहीं, अभिकारक जुड़ेगा नहीं, तो एंजाइम की जो उत्प्रेरण क्षमता है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो वे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम निरोधक। कैसे करते हैं, तो ये निरोधक पदार्थ सामान्यतः एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर उन्हें क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, अब ये एंजाइम निरोधक पदार्थ कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ये किसका कार्य करते हैं, एंजाइम निरोधक का। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये पदार्थ किसका कार्य करते हैं, एंजाइम निरोधक का। ठीक है, अब जो एंजाइम निरोधक है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। एंजाइम निरोधक दो प्रकार के, प्रतिस्पर्धी निरोधक और
अप्रतिस्पर्धी निरोधक, इनको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले प्रकार के एंजाइम निरोधक की, जो कौन सा है, प्रतिस्पर्धी निरोधक। कौन सा है, प्रतिस्पर्धी निरोधक। नाम से पता चल रहा है ये प्रतिस्पर्धा करेगा किसके साथ, अभिकारक के अणुओं के साथ। किस लिए, एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो ये प्रतिस्पर्धी निरोधक पदार्थ होते हैं वो अभिकारक के समान ही होते हैं, अभिकारक के समान ही पदार्थ होते हैं। ठीक है, तथा एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण उन एक्टिव साइट से कौन नहीं जुड़ पाता, अभिकारक नहीं जुड़ पाता। फिर क्या होगा, तो इन सक्रिय स्थलों पर जुड़ने के लिए, इन सक्रिय स्थलों पर जुड़ने के लिए अभिकारक के अणुओं और प्रतिस्पर्धी निरोधक में क्या होगी, स्पर्धा होगी। क्या होगी, स्पर्धा होगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सक्सिनिक जो अम्ल होता है, सक्सिनिक अम्ल जो होता है उसका विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन के अणु का बाहर निकलना। तो सक्सिनिक अम्ल का विहाइड्रोजनीकरण कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में एंजाइम निरोधक या प्रतिस्पर्धी निरोधक का कार्य कौन करता है, मैलिक अम्ल करता है। कौन करता है, मैलिक अम्ल करता है। ठीक है, तो मैलिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल, मैलिक अम्ल और सक्सेनिक अम्ल में प्रतिस्पर्धा होती है। किसके लिए, एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए, या सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए। ठीक है, अगर मैलिक अम्ल जुड़ जाए, अगर मैलिक अम्ल जुड़ जाए किससे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट से, तो मैलिक अम्ल का क्या, डिहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, मैलिक अम्ल का डिहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, जिससे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है। ठीक है, तो ये था प्रतिस्पर्धी निरोधक। ठीक है, अब इस संदमन को अगर हम कम करना चाहे या रोकना चाहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस प्रकार के संदमन को किस प्रकार रोकेंगे, तो इस प्रकार के संदमन को क्रियाकारकों की सांद्रता को बढ़ाकर, अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाकर रोका जा सकता है। तो ये था प्रतिस्पर्धी निरोधक। ठीक है, अब बात करेंगे हम अप्रतिस्पर्धी निरोधक की। अगला एंजाइम निरोधक है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। कौन सा, अप्रतिस्पर्धी निरोधक। तो देखिए ये किस प्रकार कार्य करता है। तो इस प्रकार के जो निरोधक पदार्थ होते हैं वो स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं किसके साथ, एंजाइम अणुओं के साथ, स्थायी रूप से एंजाइम अणुओं के साथ जुड़कर उनमें संरचनात्मक परिवर्तन कर देते हैं, उनमें संरचनात्मक परिवर्तन कर देते हैं। तो ये जो स्थायी संयोजन है किसका, अप्रतिस्पर्धी निरोधक और एंजाइम अणुओं का, इस स्थायी संयोजन के कारण एंजाइम अणु क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाता है, या एंजाइम अणुओं की जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, ऐसे अस्पर्धी निरोधक पदार्थों को हम कोशिका आविश, क्या, कोशिका आविश भी कहते हैं। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, लेड, पारा और सिल्वर, ये किसकी तरीके से कार्य करते हैं, अप्रतिस्पर्धी निरोधक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे एक अभिक्रिया की हम बात करें तो श्वसन क्रिया में जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, श्वसन क्रिया में जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसकी क्रिया को संदमित करता है कौन, साइनाइड। कौन, साइनाइड। कैसे, अप्रतिस्पर्धी निरोधक की तरह कार्य करके, कि वो स्थायी रूप से जुड़ जाता है कौन से एंजाइम से, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम से, और इस एंजाइम को क्या कर देता है, विकृत कर देता है। ठीक है, तो अब इस संदमन को रोका कैसे जाए, तो इस प्रकार के संदमन को एंजाइम की सांद्रता बढ़ाकर या एंजाइम की मात्रा को बढ़ाकर रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो आज हमने डिस्कस किए। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम एंजाइम की क्रिया विधि। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहे और सुरक्षित रहे, और डेली हर सब्जेक्ट को, प्रत्येक सब्जेक्ट को डेली घर पे पढ़ते रहिए। ठीक है।